सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 एनसीईआरटी सीबीएसई जो कक्षा 8 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक है भारत की खोज, उसके अध्याय 3 सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। काफ़ी विस्तृत एवं बड़ा पाठ है, तो इसको मैंने 3 भागों में विभक्त किया है। आज हम इसके भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व इसी पुस्तक के जो पार्ट 1 अहमदनगर का किला और पार्ट 2 तलाश, उसके 3 भागों का वीडियो यूट्यूब पर अब अवेलेबल है मेरे चैनल पर। वहाँ पर इनके जो पार्ट 1 और 2 है उसके अभ्यास प्रश्न भी हैं, जो प्रश्न उत्तर कुछ मैंने बनाए हैं वो उस पर वहाँ पर है। तो वहाँ जाकर आप उन वीडियो के माध्यम से दोनों पार्ट को आसानी से समझ सकते हैं। आज हम इस पार्ट के सिंधु घाटी की सभ्यता पार्ट के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका अपनी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आइए अध्ययन करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता जो पार्ट 3 है, ये इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। ये सारे इतने सारे बिंदु हैं। इसको मैंने 3 भागों में विभक्त किया। तो आज की वीडियो में हम आर्यों का आना, प्राचीनतम अभिलेख, धर्म और पुराण, वेद, भारतीय संस्कृति की निरंतरता, उपनिषद और व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के पश्चात भाग 2 और भाग 3 के लिए शीघ्र ही वीडियो आपके लिए प्रकाशित किया जाएगा, अवेलेबल कराया जाएगा यूट्यूब पर, बनाऊंगा और फिर उसको अपलोड करूंगा। तो आज हम अध्ययन करेंगे भाग 1 इन सभी बिंदुओं का। तो आइए अध्ययन करते हैं। भारत के अतीत की पहली तस्वीर सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलती है। देखो, बहुत बड़ा पार्ट है। यहाँ पर मैंने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो लाया हूं बस, और उसके माध्यम से हम पूरे पार्ट को अच्छे से समझेंगे। तो भारत के अतीत, भारत का जो पास्ट है, भारत का जो भूतकाल है, गुजरा हुआ समय, उसकी जो पहली तस्वीर है वो सिंधु घाटी की सभ्यता में हमको मिलती है। इस सभ्यता के अवशेष मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इस सभ्यता के, किस सभ्यता के? सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष हमको मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ये मिले हैं। इन खुदाइयों से प्राचीन इतिहास को जानना आसान हो गया। ये जो खुदाइयां हैं, जो सभ्यताओं के लिए जो खुदाइयां की जाती, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन खुदाइयों के द्वारा प्राचीन इतिहास, जो इतिहास रहा है, उसके बारे में जानना बहुत आसान हो गया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों के बीच में काफी दूरी है। इन स्थानों पर खंडहरों की खोज संयोग मात्र है। खंडहरों की खोज संयोग मात्र है, मतलब एक संयोगवार खोज हो गई। इनके बीच अन्य बहुत से नगर होंगे जिनकी खोज नहीं की जा सकती। मतलब इन दोनों के बीच में काफी दूरी है और इन खंडहरों की जो खोज हुई है एक संयोग मात्र हो गई। ठीक है, संयोग से हो गई, कोइंसिडेंस जिसे आप बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में बहुत से नगर उपस्थित होंगे जिनकी खोज अभी तक नहीं हो पाई है। यह सभ्यता विशेषतः उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में और भी महत्वपूर्ण खोज की जाए। संभव है कि फ्यूचर में, आने वाले समय में और भी बहुत सारी खोजें होगी। इस सभ्यता के अवशेष पश्चिम में काठियावाड़ और पंजाब में अंबाला जिले में भी मिले हैं। इस सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमको पश्चिम में काठियावाड़ और पंजाब में अंबाला जिले में मिले हैं। यह सभ्यता गंगा घाटी तक फैली थी, इसलिए यह सिंधु घाटी की सभ्यता भर नहीं है। इसको केवल हम सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं कह सकते कि सिंधु नदी, सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के आसपास फैली हुई तो सिंधु घाटी की सभ्यता, यह गंगा घाटी तक फैली हुई थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि इन सभ्यताओं के द्वारा इतिहास को जानना आसान हुआ है। भविष्य में और भी बहुत सारी खोज हो सकती है। इस सभ्यता के अवशेष पंजाब में काठियावाड़ और पंजाब में अंबाला और पश्चिम में काठियावाड़ में मिले हैं, और ये गंगा घाटी तक फैली हुई सभ्यता है। केवल इसे आप सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं कह सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो मूल रूप हमें मिलता है उससे पता चलता है कि सभ्यता पूरी तरह से विकसित थी। देखो, पूरी तरह से डेवलपमेंट, विकास चरम पर था, पूरी विकसित सभ्यता थी। उसे इस तरह विकसित होने में हजारों वर्ष लगे होंगे। जाहिर सी बात है, एक सभ्यता को विकसित होने में बहुत सारे वर्ष लगे होंगे, हजारों वर्ष लगे होंगे। धार्मिक टकराव होने के बाद भी ये सभ्यता धर्मनिरपेक्ष बनी रही। देखो, धार्मिक टकराव, समय पर विभिन्न धर्मों को मारने वाले जो कट्टरपंथी थे उनके बीच में टकराव होने लगे, परंतु फिर भी यह सभ्यता कैसी थी? धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों को मानने वाले लोगों की थी। यही सभ्यता बाद में सांस्कृतिक युगों के अग्रदूत बनी। सांस्कृतिक युग जो प्रारंभ हुए उनकी अग्रदूत बनी। संस्कृति को फैलाने के लिए जिसका महत्वपूर्ण योगदान रहा वह इस सभ्यता का रहा। इस सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र से संबंध स्थापित करके व्यापार किया। देखिए,
व्यापार भी प्रारंभ हो चुका था। ये जो सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता, इसने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र से संबंध स्थापित करके व्यापार किया। इस बेहतर सभ्यता में व्यापारी वर्ग और दुकानें हुआ करती थी। देखिए इस सभ्यता के अंदर क्या था, व्यापारी वर्ग भी थे और दुकानें भी हुआ करती थी। ठीक है, आपसे जब अगर प्रश्न पूछा जाए सिंधु घाटी की सभ्यता के विकास के बारे में लिखिए, तो विकास के बारे में आप लिख सकते हैं। देखिए विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं के साथ इन्होंने संबंध स्थापित करके व्यापार किया, व्यापारी वर्ग और दुकानें भी सभ्यता में हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान के बीच असंख्य परिवर्तन हुए। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर वर्तमान समय के बीच, ये नेहरू जी बता रहे हैं सारी बातें, ठीक है। तो इन दोनों समय के बीच में बहुत से परिवर्तन हुए। इसमें भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो भारत को 6-7 हजार वर्ष पुरानी सभ्यता से जोड़े रखता है। वर्तमान समय में भीतर ही भीतर एक ऐसी कड़ी भी चलती आ रही, ऐसी श्रृंखला भी, एक डोर है जो भारत को प्राचीन सभ्यता से जोड़े हुए है। 6-7 हजार वर्ष में तो कोई भी सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो जाती, परंतु भारत को इस सभ्यता से अभी तक जोड़े हुए है कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति हमें तत्कालीन रहन सहन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति हमें उस समय की, तत्कालीन मतलब उस समय की रहन सहन, रीति रिवाज, दस्तकारी तथा पोशाकों के फैशन की जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, उस समय का जो चाल चलन था, खान पान था, रहन सहन था, उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है। वर्तमान के भारत को इस सभ्यता से जोड़ा जाए तो पता चलता है कि भारत अपने शेषो रूप को छोड़कर सयाने रूप में विकसित हो गया है। देखो सिंधु घाटी की सभ्यता को क्या कहा गया है, शेषो मतलब बचपन का समय, और वर्तमान समय क्या है, सयाना। मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता को आप ये बोल सकते कि उस समय भारत का बचपना था और अब भारत सयाना होगा, मतलब भारत अब बड़ा हो गया है। ये परिवर्तन है। बाकी ऐसा नहीं कि बड़ा होने पर वो अपने बचपन को भूल गया, नहीं, वो बचपन बड़ा होने के बाद भी उसके भीतर एक डोर है जो उसको वहां से जोड़े हुए है। इसे जीवन के तौर तरीकों का ज्ञान है। भारत को जो अपने जीवन के तौर तरीकों का ज्ञान है, इसे कला, जीवन की सुख सुविधाओं में प्रगति कर ली है, और भारत ने अपने कला तथा जीवन की सुख सुविधाओं में प्रगति कर ली है। आधुनिक सभ्यता के उपयोग चिन्ह, स्नानागार और नालियों का विकास कर लिया है इस सभ्यता ने। जो ये है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसने अपनी कला और जीवन सुख सुविधाओं की प्रगति कर ली है, और आधुनिक सभ्यता के उपयोग चिन्ह, स्नानागार और नालियों का भी विकास उस सभ्यता में, सिंधु घाटी की सभ्यता में मिला है, खुदाई के दौरान मिला है, जिसकी जड़ें सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो आज आप आधुनिक सभ्यता के अंदर जो स्नानागार, नालियां, जो विकास है हमारा, जो विकास देख रहे हैं, ये सब सिंधु घाटी की सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यताओं में सारे आविष्कार, सारी चीजें, सबका विकास हो चुका था, तो वहां से सारा जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो आधुनिक सभ्यता में जो आप देख रहे हैं स्नानागार, नालियों का विकास, ये उस समय भी था जो आज आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं जो आज आपको दिखाई दे रहा है उस समय नहीं था, जो आज आपको कला और जीवन दिखाई दे रहा है उस समय नहीं था, उस समय भी था, वहीं से जुड़ा हुआ है सब कुछ। ठीक है, अब है आपके अगला पॉइंट है आर्यों का आना। आर्यों का आना, देखिए पहला बिंदु है इसका, आर्यों का आना। आर्य कौन थे, कहां से आए? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। अनुत्तरित मतलब आज भी इस प्रश्न का कोई उत्तर किसी के पास नहीं है कि आर्य कौन थे और कहां से आए थे। संभव है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति रही हो। ये आर्य है, इनकी जो संस्कृति है वो किसकी संस्कृति रही हो, वो भारत की संस्कृति रही हो। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनकी जड़ें दक्षिण भारत में भी मिल सकती है। इनकी जड़ें, किनकी जड़ें? आर्यों की जड़ें। आर्यों का जो उत्पत्ति स्थान है वो दक्षिण भारत में भी मिल सकता है। इसका कारण है कि यहां आर्यों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों के बीच कुछ समानता दिखाई पड़ती है। आर्यों की उत्पत्ति दक्षिण भारत में इसलिए बताई जा रही है कुछ विद्वानों के द्वारा, क्योंकि आर्य और दक्षिण भारत की जो द्रविड़ जातियां हैं इनमें कुछ समानता दिखाई पड़ रही है। आर्य मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पूर्व भारत आए होंगे, कंफर्म नहीं है, कयास लगाए जा रहे हैं कि आर्य जो है मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पूर्व भारत आए होंगे। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत का निवासी मान सकते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से हम आर्यों को भारत का निवासी मान सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के अंत होने के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि इसका अंत अचानक किसी दुर्घटना के कारण हो गया। अब देखो, प्रश्न आपके सामने उपस्थित होता है, परीक्षा में भी आ सकता है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के अंत के बारे में लोगों का क्या मानना है।
तो अंत किसी दुर्घटना से हो गया होगा इस सभ्यता का, इसका कोई प्रमाण नहीं है, परंतु सिंधु नदी में आने वाली बाढ़ भयंकर होती थी। यह अपने साथ गांवों और शहरों को बहाकर ले जाती थी। तो एक कारण तो ये हो सकता है सिंधु घाटी की सभ्यता के अंत का, कि जो बाढ़ है, सिंधु नदी में बाढ़ खूब आती थी, वो सारे गांव और शहरों को बहाकर ले जाती थी। दूसरा इसका कारण ये भी हो सकता है कि मौसम ने परिवर्तन हुआ हो और जमीन सूखकर रेत बन गई हो। मोहनजोदड़ो के खंडर भी अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमने से शहर की जमीन उठती गई और नगर वासियों को पुरानी नींवों के पर ऊंचे मकान बनाने पड़े हों। ऐसा खुदाई में निकले 2-3 मंजिले मकानों से ज्ञात होता है। ऐसा लगता है कि समय के साथ उनकी दीवारें ऊंची की जाती रही। देखो, एक कारण तो बताया बाढ़ से, दूसरा कारण ये बताया कि मौसम में परिवर्तन हुआ और जमीन जो सूखकर है वो रेत बनती गई और शहर के सब उस जमीन में दबते गए और सभ्यता का अंत हो गया। इस बात का प्रमाण मिला है वहाँ के मकानों से, उनके मकान बहुत अधिक ऊंचाइयों पर बनाए जाने लगे। क्योंकि मकान बनाया जाता फिर रेत पर रेत जमती जाती तो मकान की ऊंचाई बढ़ती जाती। तो जैसे जैसे वहाँ पर जो खुदाए हुए मकान मिले उनसे ये उनको देख कर ये लगा कि यहाँ दीवारें ऊंची बनाई जाती थी, ठीक है, क्योंकि रेत पर रेत जमने से जमीन ऊंची होती गई। तो यह भी संभव है कि रेत पर रेत जमने से सब कुछ सूख करके रेत बन गया और सारे जो सभ्यता पूरी संस्कृति और जमीन के नीचे दब गई हो। हमें यह पता चला कि पुराने समय का समृद्ध और उपजाऊ सिंध मध्य युग के बाद रेगिस्तान बनकर रह गया था। यह भी कन्फर्म नहीं है, यह भी कयास लगाया जा रहा है कि जो सिंध है, सिंधु घाटी की सभ्यता वाला जो युग है, यह रेगिस्तान बनकर रह गया था। संभव है कि मौसम में आए इन परिवर्तनों ने वहां के रहने वालों के जनजीवन को प्रभावित किया हो, परंतु इसका प्रभाव इस नगरीय सभ्यता के छोटे भाग पर ही पड़ा होगा। ऐसा नहीं पूरी की पूरी सभ्यता उससे खत्म हो गई होगी, छोटा भाग, कुछ भाग समाप्त हुआ होगा। वह रेत जिसने इनमें से कुछ शहरों को ढक लिया था, उसी रेत ने उन्हें सुरक्षित भी रखा। दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते गए। देखो, जिस रेत के नीचे जो सभ्यताएं दब गई वो तो उस रेत ने ढककर रख लिया, सुरक्षित रह गया और खुदाई के बाद लोगों को मिल गया। परंतु जो दूसरे शहर जो जमीन के नीचे दबे नहीं, उसके प्रमाण, उस सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होकर वो आज तक नहीं मिले। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद आने वाली सभ्यता में शुरू में खेती पर ध्यान दिया। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद जो सभ्यताएं आई उन्होंने अपनी खेती पर ध्यान दिया, कृषि कार्य पर ध्यान दिया। खेती के कार्य पर जोर देने का काम करने वाले आर्य ही थे। देखिए, ये भी प्रश्न बन सकता है आपका इस पाठ के अनुसार, खेती के कार्य पर जोर देने का काम करने वाले आर्य ही थे। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता युग के 1000 वर्ष बाद आर्यों का आगमन हुआ। देखिए यहां पर है, पश्चिमोत्तर दिशा से कबीले और जातियां आती रही और भारत में जज्ब होती रही। भारत में जज्ब होती रही मतलब भारत में मिलती रही, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के 1000 वर्ष बाद आर्यों का आगमन हुआ और जो ये कबीले जातियां जो पश्चिमोत्तर दिशा से आ रही थी, उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही थी, या अगर भारत में मिलती रही का मतलब भारत की सभ्यता और संस्कृति के साथ इनका समन्वय होता गया और ये बाद में भारतीय ही बन गई। द्रविड़ जाति के लोगों से आर्यों का सांस्कृतिक समन्वय हुआ, सांस्कृतिक मेलमिलाप, सांस्कृतिक मेलजोल हुआ, जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रतिनिधि कौन थे? द्रविड़ जाति के लोग। यहीं से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। यहां पर मैंने बोला द्रविड़ जाति सिंधु घाटी की सभ्यता के नहीं, इनको नहीं बोला गया, आर्यों को। द्रविड़ जाति के लोगों से आर्यों का समन्वय हुआ। अभी आर्य कौन थे? ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। यहीं से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। बाद के युगों में आने वाली जातियों ने अपना प्रभाव डाला और यही घुल मिल गई। बाद में जो जातियां थी वो आई, धीरे धीरे भारत में आई, यहां पर आकर अपनी जातियों का प्रभाव उन्होंने यहां पर डाला और अंततः सारी यहां पर घुल मिल गई। अगला है प्राचीन अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। सिंधु घाटी की खोज से पहले वेद भारतीय संस्कृति के सबसे पुराने ऐतिहासिक ग्रंथ कहे जाते हैं। देखो, ये सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज से पहले के हैं। वैदिक युग के काल का निर्धारण पर विद्वान एक मत नहीं है, कोई एक मत नहीं है, कोई कंफर्म नहीं है, कोई अलग मत बताता है समय को लेकर कि वैदिक युग कब रहा होगा। भारतीय विद्वान इसका काल पहले मानते हैं तो यूरोपियन विद्वान इसे काफी बाद का मानते हैं। देखो, भारत के विद्वान तो मानते हैं कि बहुत पुराना है ये वैदिक युग जो है, परंतु यूरोपियन विद्वान क्या मानते हैं? काफी बाद का है।
ऋग्वेद की ऋचाओं का काल ईसा पूर्व 1500 माना जाता है। ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं, ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं, ऋग्वेद के अंदर जो सूत्र हैं, श्लोक हैं, वह ईसा पूर्व 1500 का माना जाता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई के उपरांत इसे और भी प्राचीन बताया जाने लगा। यह मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना, ये एक ऐसी रचना है जो सबसे प्राचीन है और मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। तो मनुष्य के दिमाग से बनाई गई सबसे प्राचीन यह रचना है। इसे आर्य मानव द्वारा कहा गया पहला शब्द भी कहा जाता है। इसे आर्य मानव द्वारा कहा गया पहला शब्द, आर्य मानव द्वारा पहला शब्द क्या है? वेद। भारतीय वेदों पर ईरान की अवेस्ता की छाप अधिक दिखाई देती है। भारत के वेदों पर किसकी छाप दिखाई देती है? ईरान की अवेस्ता की। आर्य अपने साथ इसी कुल के विचार लेकर आए थे जो भारत में फूला फला। आर्य अपने साथ इसी कुल की, इसी अवेस्ता, इस कुल की विचार लेकर आए थे जो भारत में फला फूला। वेदों और अवेस्ता की भाषा में समानता है। यह समानता महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अधिक है। वेदों और अवेस्ता की भाषा में बहुत समानता है और यह समानता इतनी ज्यादा समानता है कि संस्कृत से भी अधिक है। मतलब जो संस्कृत और वेदों की जो समानता, उससे भी कहीं अधिक समानता वेदों और अवेस्ता की भाषा में है। ठीक है, संस्कृत की अपेक्षा भी अधिक समानता इन दोनों के बीच है, वेदों और अवेस्ता के बीच में। अगला है वेद। हिंदुओं द्वारा वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ माना जाता है। वेद शब्द की उत्पत्ति विद शब्द से हुई, जिसका अर्थ है जानना। वेद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? विद शब्द से, जिसका अर्थ है जानना। इसका सीधा सा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। और इसका अर्थ, पूरे का अर्थ क्या? वेद का अर्थ क्या हुआ? अपने समय के ज्ञान का संग्रह। इसमें मूर्ति पूजा, देव मंदिरों के लिए कोई स्थान नहीं। वेद के अंदर मूर्ति पूजा नहीं, देव मंदिर नहीं, वो सिर्फ प्रकृति की पूजा करते थे। वेद के अंदर प्रकृति की पूजा को स्थान दिया गया, मूर्ति पूजा को, देव मंदिरों को नहीं गया। आर्यों ने अपने उमंगपूर्ण जीवन में आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया है। आत्मा पर बिल्कुल ध्यान उन्होंने नहीं दिया है। मृत्यु के अस्तित्व में उनका विश्वास अस्पष्ट था। स्पष्ट मतलब निश्चित नहीं था, स्पष्ट नहीं था कि मृत्यु के अस्तित्व को मानते कि मृत्यु के बाद कुछ होता है नहीं होता। मृत्यु से रिलेटेड उनके जो सारे विश्वास थे वो अस्पष्ट थे। ठीक है, तो यह है कि वैदिक जो धर्म है, वैदिक युग जो है, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानता, देव पूजा को नहीं मानता है, आत्मा पर बहुत कम ध्यान देता है। ठीक है, और मृत्यु के अस्तित्व को भी उनका विश्वास है या नहीं, ये भी कन्फर्म नहीं है। ऋग्वेद को पहला वेद माना गया। ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद को पहला वेद माना गया। इसमें मानव के सबसे आरंभिक उद्गार काव्य प्रवाह रूप में मिलते हैं। इसमें प्रकृति के सौंदर्य एवं रहस्य के प्रति हर्षोन्माद तथा मनुष्य के साहसिक कारनामों का भी उल्लेख मिलता है। ये सब ऋग्वेद में है। यहीं से भारत की अनवरत तलाश शुरू हुई। भारत की तलाश कहाँ से शुरू हुई? यहीं से। मानव ने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया। देखो ये आगे बात यहाँ पे, मानव ने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के तत्व अग्नि, वायु, पृथ्वी जो है, इन तत्वों के अंदर, इन तत्वों में और इनकी शक्ति में, उसमें देवत्व, उनको देवता माना। वैदिक काल के मानव ने देवता किसको माना? प्रकृति के तत्वों को। पर इस सब में साहस और आनंद का भाव था, इन सब में साहस का भाव भी था। पश्चिमी लेखकों ने भारतीयों को परलोक परायण कहा है। परलोक में आस्था रखने वाला कहा है। पश्चिमी लेखकों ने भारत को क्या कहा? परलोक परायण कहा है, परलोक में आस्था रखने वाला कहा है। इस बारे में नेहरू जी का मानना है कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक सीमा तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं। ठीक है, अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा कि पश्चिमी लेखकों ने भारतीयों को परलोक परायण माना है। मतलब परलोक में वो विश्वास करते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा कहीं ना कहीं पर जाती है, परलोक है, कुछ ऐसा है। ठीक है, गुलाम देशों पर भी यही बात लागू होती है। जो गरीब व्यक्ति वो भी इस बात को मानता है, परलोक है। गुलाम देश भी इस बात को मानते। भारत में भी विचार और कर्म की दो समांतर धाराएं विकसित होती गई। समय के अनुसार कभी पहली पर बल होता तो कभी दूसरी पर। देखो, एक तो विचार और एक कर्म, इन दोनों पर ये एक दो धाराएं चली। एक तो विचार की धाराएं, लोगों के विचार, और एक कर्म, उनके कर्मकांड वगैरह जो है, तो कभी पहली के अनुसार चलता था, कभी दूसरी पर बल दिया जाता था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थकवादी मानने वाली नहीं है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि वैदिक जो साहित्य, वैदिक जो संस्कृति परलोकवादी है, परलोकवादी नहीं है या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं।
ठीक है। वैदिक जो संस्कृति है वो उसकी जो पृष्ठभूमि है परलोकवादी भी नहीं है और इस विश्व को निरर्थक मानने वाली, उस विश्व को सार्थक मानने वाली पृष्ठभूमि है किसकी? वेद की। भारत में जब भी सभ्यता की बहार आई, लोगों ने प्रकृति में गहरा रस लिया। ऐसे समय में कला, संगीत, जब भी सभ्यता की बहार आई, लोगों ने प्रकृति में गहरा, मतलब प्रकृति पर अत्यधिक विश्वास था, प्रकृति को देवता माना जाता था। कला, संगीत, साहित्य, नृत्य कला, चित्रकला और रंगमंच आदि सभी का विकास हुआ। यह सब देखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति या जीवन दृष्टि जीवंत, सशक्त और विविधतापूर्ण है। वह परलौकिकतावादी नहीं है। जोर इसी बात पर दिया जा रहा है कि भारतीय संस्कृति, पश्चिमी लेखकों ने तो माना है कि भारतीय संस्कृति परलौकिकवाद है, परलोकपरायण है, परंतु जब हम देखते हैं कि भारत ने प्रकृति पर अपना, प्रकृति को देवता माना है, कला, संगीत, साहित्य, नृत्य कला आदि का विकास हुआ और भारतीय जो संस्कृति है वो जीवंत है, सशक्त है और विविधताओं से भरी हुई है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ भारत के लोग परलोकपरायण हैं। जैसा कि कहा गया है, ये वैदिक जो पृष्ठभूमि हुई परलोकवादी नहीं है, तो इसी तरह भारतीय संस्कृति भी यह नहीं कह सकते हम कि परलौकिकतावादी, परलोक में विश्वास रखने वाली है। जो संस्कृति परलौकिकतावादी नहीं होने के साथ साथ विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह दीर्घकाल तक टिकाऊ नहीं हो सकती। देखो भारत के बारे में बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है, जो यहां पर बोली गई है कि जो वैदिक संस्कृति थी वो एक तो परलोकवादी नहीं है और दूसरी इस विश्व को निरर्थक मानने वाली भी नहीं है। ठीक है, कि भाई विश्व कुछ भी नहीं है, ऐसा निरर्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसी है जो संस्कृति, अगर भारतीय संस्कृति परलौकिकवादी होती, परलोकपरायण होती, परलोक पर विश्वास रखती और इस विश्व को व्यर्थ मानती, तो ये इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रहती, इतने लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रहती, इतने लंबे समय तक नहीं चलती। 6-7 हजार वर्षों से जो संस्कृति चली आ रही है वो इतने समय तक टिकी हुई नहीं रहती। ये इसका कारण है कि भारतीय संस्कृति ने कभी परलोक परायण नहीं हुई और विश्व को व्यर्थ नहीं माना। अब है भारतीय संस्कृति की निरंतरता। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में प्रमुख है उसकी निरंतरता, कंटिन्यू चलते रहना। मतलब भारतीय संस्कृति कंटिन्यू चले आ रही है, काफी सारे आक्रमण हुए हैं, बहुत कुछ हुआ, विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटी, भारत अनेक सभ्यताएं नष्ट हुई, परंतु एक निरंतरता उसमें बनी रही। हमें आरंभ से ही जो सभ्यता संस्कृति दिखाई देती वह समय समय पर हुए परिवर्तनों के बाद भी बनी हुई। काफी सारे परिवर्तन हुए, समय समय पर परिवर्तन होते रहे, परंतु आज भी यह संस्कृति बनी हुई है। यहां साहित्य और दर्शन, कला और नाटक, जीवन के अनेक क्रियाकलाप विश्व दृष्टि के अनुसार चलते रहे। और इस भारतीय संस्कृति में साहित्य, विभिन्न प्रकार के साहित्य, दर्शन, कला, नाटक और जीवन के अनेक क्रियाकलाप, विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के जो क्रियाकलाप है जीवन से संबंधित, वह विश्व दृष्टि के अनुसार चलते रहे। यद्यपि इसी समय से छुआछूत की प्रवृत्ति दिखने लगी थी। अब देखिए भारत में छुआछूत की प्रवृत्ति दिखने लगी थी, जो बाद में असहाय जाति है और आगे चलकर जाति प्रथा का रूप लेती है। जो छुआछूत की प्रकृति आगे चलकर जाति प्रथा का रूप ले लेती है और समाज की व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा उसे शक्ति एवं संतुलन देने के लिए बनाई गई यह व्यवस्था बाद में मानव मन के लिए कारागार बन गई। कारागार बन गई मतलब जेल बन गई मानव मन के लिए। इसको क्या किया था, इस जाति प्रथा को, छुआछूत को किस लिए बनाया गया था? समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, शक्ति और संतुलन बना रहे, परंतु बाद में ये मानव मन के लिए कारागार बन गई और इससे समाज क्या हुआ? ऊंच नीच दो वर्गों में विभक्त हो गया। मानव मन एक जेल बनकर रह गया, कुंठित होकर रह गया, क्योंकि जो उच्च जाति के लोग थे उन्होंने निम्न जाति के लोगों को, मतलब ये बनाई गई प्रथा तो एक संतुलन के लिए थी, शक्ति और संतुलन के लिए थी, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, परंतु उन्होंने भेदभाव करना प्रारंभ कर दिया। तो इससे जो निम्न जाति के लोग थे उनके मन में कुंठित हो गए, तो ये समाज दो भागों में विभक्त हो गया। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों से नफरत करने लगे और निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग के लोगों से नफरत करने लगे। यद्यपि ये यहां पर गलत लिखा हुआ है, यद्यपि इस प्रथा ने समाज को प्रभावित किया, पर इस ढांचे में रहकर भी भारत हर क्षेत्र में विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहा। ऊंच नीच दो वर्गों में भारत विभक्त हो गया, परंतु फिर भी भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहा। ऐसे समय में भारत का संबंध ईरानियों से, यूनानियों से, चीनी तथा मध्य एशिया लोगों से बराबर बना रहा और भारत का संबंध अन्य एशियाई देशों से भी बराबर बना रहा। 3-4 हजार वर्षों से भारतीय संस्कृति का यह अद्भुत सिलसिला निरंतर प्रवाह मान रहा।
3-4 वर्षों तक भारत का 3-4 हजार वर्षों तक भारतीय संस्कृति का ये जो सिलसिला ये चलता रहा, निरंतर आगे बढ़ता रहा। उसके बाद आता है आपके उपनिषद। उपनिषद, इनको वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये इसको वेदों का अंतिम भाग कहा जाता है। उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के लगभग माना जाता है। ये हमें भारतीय आर्यों के चिंतन की जानकारी देते हैं। उपनिषद जो है भारतीय आर्यों के चिंतन की जानकारी देते हैं। इसमें जांच पड़ताल और चीजों के बारे में सत्य की खोज को प्रोत्साहन दिया गया। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसमें जांच पड़ताल, खोजबीन करना, ऐसा नहीं जो दिख रहा है उसी को सत्य मान लेना, उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करना, उसके पूरे सत्य की खोज करना और फिर उसको प्रोत्साहन देना। इनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। देखो जो वैज्ञानिक खोज होती है, पूरा निष्कर्ष निकाला जाता है, उसकी पूरे सत्यता की जांच होती है, प्रामाणिकता की जांच होती है, उसी पर इसमें बल दिया गया उपनिषदों में। इनका जोर आत्मज्ञान, आत्मा और परमात्मा पर है। इनमें बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या नहीं कहा जा सकता। जो बाह्य वस्तु है, जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम झूठ नहीं कह सकते, परंतु इसका जोर आत्मज्ञान पर भी था, आत्मा पर भी था और परमात्मा पर भी था। इन उपनिषदों का उपनिषदों का झुकाव अद्वैतवाद की ओर है। एक होता है द्वैतवाद और एक होता है अद्वैतवाद। इनके दृष्टिकोण से पता चलता है कि वो तत्कालीन मतभेदों तथा वाद विवाद को कम करने के पक्ष में थे। ये वे उपनिषद जो हैं वो तत्कालीन उस समय के जो मतभेद थे, वाद विवाद थे, जो जाति प्रथाएं वगैरह जितनी भी थी उनके पक्ष में नहीं थे, उनको कम करने के पक्ष में थे। इससे जादू टोने में दिलचस्पी कम हुई, कर्मकांड और पूजा पाठ का महत्व कम हुआ। इन उपनिषदों से क्या हुआ, जो उस समय के जो मतभेद थे कि मूर्ति पूजा होती है नहीं होती है, पूजा करना चाहिए नहीं चाहिए, किसकी पूजा करें किसकी नहीं करें, तो इन सब का महत्व कम हुआ इन उपनिषदों से। उपनिषदों में सच्चाई पर बल दिया गया, जो सत्य है, जो फैक्ट है, जो ट्रू है, उस पर बल दिया गया। प्रार्थना के माध्यम से प्रकाश और ज्ञान की कामना की गई। प्रार्थना के माध्यम से भगवान की कामना नहीं की गई, प्रार्थना के माध्यम से किसकी कामना की गई कि हमें प्रकाश मिले, ज्ञान मिले, असत से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर चलने की बात की। जो असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु और मां अमृतम गमय जो है, ऐसी बात इसमें कह गई। अब इसमें क्या गया कि हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो ऐसी बातें इसमें कही गई है। यहां बेचैन मन बार बार किसी प्रश्न का उत्तर खोजता दिखाई देता है। उपनिषदों में क्या है, बेचैन मन है, विश्वास नहीं है, प्रश्न का उत्तर खोजता हुआ दिखाई देता है। मनुष्य को प्रेरित करते हुए ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया चरय वेती कि हे यात्री चलते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो, अपना कर्म करते रहो और विकास की ओर बढ़ते रहो, ऐसा इसमें कहा गया। तो उपनिषदों ने किस पर जोर दिया, सत्य की खोज पर, ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति पर, ठीक है। अगला है व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानि। अब जो ये व्यक्तिवादी दर्शन है, इनके लाभ और हानियां। उपनिषदों में इस बात पर बल दिया गया है कि प्रगति करने के लिए शरीर का स्वस्थ और मन का स्वच्छ होना जरूरी है। उपनिषदों ने किस बात पर जोर दिया कि प्रगति करने के लिए आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए और मन स्वच्छ होना चाहिए। इसके अलावा दोनों का अनुशासित रहना भी आवश्यक है। देखो, स्वच्छ शरीर स्वस्थ है परंतु अनुशासित नहीं है, मन स्वच्छ है परंतु अनुशासित नहीं है, तो भी ठीक नहीं है। तो इन दोनों का अनुशासित रहना भी जरूरी है। किसी प्रकार की उपलब्धि तथा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संयम, धैर्य, आत्मपीड़न और त्याग की आवश्यकता है। आप किसी उपलब्धि को पाना चाहते हैं, कहीं ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले तो धैर्य रखना होगा, संयम रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। आत्मपीड़न, अगर आपको दुख पहुंच रहा है तो उसको भी आपको सहन करना होगा। और त्याग, ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, बहुत कुछ पाने के लिए आपको बहुत चीजों का त्याग भी करना होगा, यह आवश्यक है। यह विचार भारतीय चिंतन में निहित है और यह विचार जो है भारतीय चिंतन में वास्तव में निहित है। गांधी जी ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, अब देखो गांधी जी ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए देखो संयम, धैर्य रखा, अहिंसा पर बल दिया, उनको खूब मारा पर उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाए। आत्मपीड़ा, उनको काफी पीड़ा भी हुई, लोगों ने उनको खूब मारा, खूब परेशान किया। त्याग, सारे त्याग मोह सब उन्होंने छोड़ दिए देश के लिए। आंदोलन चलाए थे, उनके पीछे यही मनोवृत्ति थी कि देश में ऊंच नीच की भावना न हो। वो यही चाहते थे कि देश में जो ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, जाति प्रथा, ये सब भेदभाव बंद हो जाए। लोगों में आत्म संयम, त्याग और सहयोग की भावना हो। और लोगों में किसकी भावना हो, संयम की भावना हो, त्याग की भावना और एक दूसरे का सहयोग करने की भावना हो। भारतीय आर्यों का विश्वास व्यक्तिवाद में था। भारतीयों का विश्वास किसमें था, व्यक्तिवाद में। व्यक्ति व्यक्ति के काम आता है,
वे ऐसी जीवन शैली अपनाते थे जो समाज को विखंडित करने वाली प्रवृत्ति से उन्हें बचा रखे। ऐसी जीवन शैली अपना लेते थे जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो, कोई छुआछूत नहीं हो। वे अपनी जिंदगी, अपनी पसंद की जिंदगी जीते थे। आर्यों का यह व्यक्तिवाद भविष्य में समाज के लिए बहुत अच्छा न रहा। लोगों की रुचि सामाजिक कार्यों, अब देखो आर्यों ने जोर दिया व्यक्तिवाद पर कि ऊंच नीच विखंडित होता समाज बचा रहा है, परंतु यह ठीक भी नहीं रहा क्योंकि लोगों की रुचि सामाजिक कार्यों से कम हो गई। वे अपने व्यक्तिगत कार्यों पर अधिक ध्यान देना, अब वो व्यक्तिवाद हो गया तो खुद के कार्यों पर अधिक ध्यान देने लगे। सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक एक दूसरे की हेल्प करना, इसके प्रति उदासीन हो गए। वे समाज के साथ एकात्मक, वे समाज के साथ मेलजोल बनाकर नहीं रख सके। इस व्यक्तिवादी अलगाववाद के कारण ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद का उदय हुआ। अब देखो, जिस जातिवाद को खत्म करने पर, जिस समाज को विखंडित होने से बचाने के लिए उन्होंने जो व्यक्तिवाद में विश्वास रखा, परंतु इसी व्यक्तिवाद के चलते आगे चलकर ऊंच नीच के आधार पर जातिवाद का उदय हुआ। इस कारण जनता की बौद्धिक, यहां पर बौद्धिक गलत है, बौद्धिक क्षमता कम हुई और रचनात्मक शक्ति का ह्रास हुआ। और लोगों के सोचने समझने की शक्ति, जो बौद्धिक क्षमता है, जो ज्ञान की क्षमता है, वो कम हुई है क्योंकि वो एकात्मक जीवन जीने लगे। सामाजिक प्रवृत्ति उनकी हट गई तो उनकी बौद्धिक सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई। रचनात्मक शक्ति का भी ह्रास हुआ। इतिहास में ये एक बहुत बड़ी कमजोरी थी और भारतीय इतिहास के लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी थी व्यक्तिवाद बना रहना। ठीक है, तो यहां पर जो ये सिंधु घाटी सभ्यता, इसके भाग 1 के अंतर्गत जो बिंदु आए उनका हमने अध्ययन कर लिया है। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।